पाठशाला का पहला अध्याय। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर एफआईआर हो गई है। किस किस का नाम आया, क्या खुलासा हुआ है, एफआईआर में ऐसा क्या क्या लिखा है जिस पर हंगामा हो गया, चंपत राय पर क्या खबर आ गई है, सबसे पहले इस सबका अध्याय देखिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पहली एफआईआर है ये इतने दिन के बाद। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि आखिर एफआईआर दर्ज हो क्यों नहीं रही है। लोग ये कह रहे थे कि यहां तो छोटी मोटी चोरी पर भी एफआईआर हो जाती है, कोई किसी की मुर्गी चुरा ले उसमें भी एफआईआर हो जाती है बॉस, मोबाइल चोरी हो जाए उस पर एफआईआर हो सकती है, तो करोड़ों राम भक्तों और सनातन पर चोट करने वाले इस कांड में एफआईआर क्यों नहीं हो रही, लोग पूछ रहे थे। आखिरकार इस मामले में आज एफआईआर हुई। आज आपको बताऊंगा कि इस एफआईआर में किस किस का नाम है और क्या क्या खुलासा हुआ है। चंपत राय पर क्या खबर आ रही है, राम मंदिर ट्रस्ट के दूसरे लोगों पर क्या खबर आई है, एफआईआर दर्ज होने के बाद कैसे सियासी बवाल और बढ़ गया है, किस किस पर एक्शन हो गया है, पुलिस ने किस किस को हिरासत में ले लिया है, अखिलेश यादव से लेकर केजरीवाल के लोग क्या कह रहे हैं, क्यों सियासी घमासान और बढ़ गया है इस एफआईआर के बाद, और इस एफआईआर के बाद अब क्या होने वाला है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर मचे इस घमासान का पहले एक ट्रेलर देखिए, फिर एक एक डिटेल बताता हूं। आज प्रारंभिक रिपोर्ट में जो एसआईटी की टीम ने जिन छोटे लोगों को जो फंसाने का काम किया है, कि वो एफआईआर छोटे छोटे मुलाजिमों के ऊपर दर्ज की गई है, कोई बड़ा नाम नहीं। देखिए, चढ़ावा चोरी के मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी एक एक डिटेल पहले आपको सुननी चाहिए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एफआईआर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही दर्ज कराई गई है। मंदिर ट्रस्ट के श्री कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें 8 लोगों के नाम हैं और ये 8 लोग कौन कौन हैं ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि एफआईआर में कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 3 सबसेक्शन 5 कॉमन इंटेंशन यानी साझा आपराधिक उद्देश्य, इसी के तहत शिकायत दर्ज की गई। बीएनएस की धारा 61 लगाई गई है, 61 यानी आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर अपराध किया हो। बीएनएस की धारा 306 लगाई गई है। यह उन मामलों में लागू होती है जब कोई कर्मचारी या घरेलू नौकर विश्वास का दुरुपयोग करके अपने मालिक की संपत्ति चोरी करता है। बीएनएस 316 का सबसेक्शन 5 जब कोई बैंकर, व्यापारी, एजेंट, दलाल या वकील अपने पेशेवर पद का दुरुपयोग करके किसी संपत्ति या अधिकार में विश्वासघात करता है। बीएनएस की धारा 317 सबसेक्शन 4 यानी चोरी के सामान की आदतन खरीद फरोख्त से संबंधित है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर बार बार चोरी का माल खरीदता है या उसका व्यापार करता है तो यह धारा लगाई जाती है। बीएनएस की धारा 317 सबसेक्शन 5 भी लगाया गया है, यानी चोरी की संपत्ति को छिपाने, बेचने या ठिकाने लगाने में मदद करना। ये जो 317(5) देख रहे हैं इसमें चोरी करिए और उस संपत्ति को छुपाइए, बेचिए, हेराफेरी कीजिए, इसकी धारा लगती है। और पद के दुरुपयोग का मामला भी इसमें शामिल किया गया है। अब आपको पहले यह भी बता देता हूं कि ये जो धाराएं लगी हैं उनमें कितनी सजा का प्रावधान है, फिर वो आपको नाम बताता हूं जो इसमें शामिल हैं और कौन कौन से नहीं नाम शामिल हैं जिन पर बवाल हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप जरा ये देखिए कि कौन कौन सी धाराएं जो हैं बीएनएस की धारा और उसमें कितनी सजा ये हो सकती है, ये जान लीजिए। क्योंकि जिन्होंने राम भक्तों के साथ ये धोखा किया, प्रभु श्री राम के साथ धोखा किया, उनको छोटी मोटी सजा नहीं होनी चाहिए। जैसे बीएनएस की धारा है, धारा 61 उसमें 6 महीने की जेल है, 6 महीने की जेल की सजा का प्रावधान है मैक्सिमम, या जुर्माना, ये दोनों हो सकता है ऑब्लिक। इसी तरह है धारा 306, इसमें क्या प्रावधान है बहुत, सजा का मैक्सिमम 7 साल की सजा हो सकती है इसमें प्लस जुर्माना। 316
सब सेक्शन 5, इसमें क्या सजा हो सकती है? आजीवन कारावास हो सकता है इसमें, मैक्सिमम आजीवन कारावास, यह भी इसमें सजा हो सकती है, या 10 साल प्लस जुर्माना। 317(4) सब सेक्शन 4, इसमें कितनी सजा हो सकती है? इसमें भी सेम है, यही कॉपी कर दीजिए इसको, आजीवन कारावास या 10 साल का जुर्माना। और 317(5) सब सेक्शन 5, इसमें मैक्सिमम 3 साल की सजा प्लस जुर्माना या दोनों हो सकता है। एफआईआर में 3 लोगों का प्रमुख तौर पर नाम आ रहा है, ये तो सजा क्या हो सकती है देख लिया, लेकिन नाम किस किस का है? पहला नाम आ रहा है टिन्नू यादव का, जिसके लिए कहा जा रहा था, और इतने दिन से हम आपको पाठशाला में भी बता रहे थे कि टिन्नू यादव पर शक की सुई जा रही है। दूसरा नाम है लवकुश, और तीसरा नाम है अनुकल्प मिश्रा का। इन तीनों का बैकग्राउंड क्या है, क्या प्रोफाइल है, इसके बारे में भी समझिए। भाई, टिन्नू यादव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का सहयोगी है। टिन्नू यादव राम मंदिर के चढ़ावे को बैंक में जमा करने का काम करता था। कभी ऑटो चलाने वाले टिन्नू यादव के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी होने की वजह से यह एसआईटी की रडार पर आ गया। इसी तरह से एफआईआर में लवकुश का भी नाम शामिल है। लवकुश चढ़ावे में आए नोटों की गिनती करने वालों में शामिल थे। घर से 10 लाख रुपए कैश बरामद होने की वजह से यह एसआईटी की रडार पर आया। तीसरा प्रमुख नाम है एफआईआर में अनुकल्प मिश्रा का। अनुकल्प मिश्रा ये लवकुश के जीजा जी हैं भाई साहब, और मंदिर में नोटों की गिनती किया करते थे। हाल ही में करीब 65 लाख रुपए का इन्होंने घर खरीदा, और गांव में एक फार्म हाउस बनवाने की वजह से यह रडार पर आ गए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज एफआईआर में कुल 8 लोगों के नाम है, ये तो आपको 3 के बताए। इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा के अलावा अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, मनीष यादव, रामशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव, ये सारे नाम हैं जो कि इस एफआईआर में 8 नाम जिनके बारे में आपको बता रहा हूं, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, मनीष यादव, रामशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव। इन 8 लोगों में ज्यादातर लोग वो हैं जो राम मंदिर में दान की काउंटिंग से जुड़े हुए थे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी एफआईआर तक। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि चढ़ावा चोरी में एफआईआर के बाद पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। आरोपियों को हिरासत में लिया जा रहा है, और 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यानी एफआईआर और उसके कुछ ही देर के बाद पुलिस का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। 3 लोग चढ़ावा चोरी के मामले में हिरासत में ले लिए गए। लेकिन लोग तो सवाल ट्रस्ट पर उठा रहे हैं। भाई, ट्रस्ट में जो प्रमुख लोग हैं उनमें कौन कौन था? एक नाम है महंत नृत्य गोपाल दास का, जो कि ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, ट्रस्ट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण नाम है चंपत राय का। यह ट्रस्ट के महासचिव हैं, ट्रस्ट का प्रमुख चेहरा है और ट्रस्ट का डेली मैनेजमेंट देखते हैं। तीसरा नाम है अनिल मिश्रा का, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, स्वामी गोविंद देव गिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और नृपेंद्र मिश्र निर्माण समिति के प्रमुख रहे। ये ट्रस्ट के प्रमुख चेहरे, प्रमुख नाम, लेकिन ये नाम एफआईआर में नहीं है, और इसलिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों के सवाल हैं आज की डेट में इस एफआईआर को देखने के बाद, कि अगर ट्रस्ट को ही एफआईआर करानी थी तो इतने दिन क्यों लगे बॉस? एफआईआर में ट्रस्ट के किसी भी बड़े अधिकारी का नाम क्यों नहीं है? मंदिर के हर काम से जुड़े रहने वाले चंपत राय को कुछ पता नहीं था, और अगर नहीं पता था तो क्यों कुछ पता नहीं था? भाई, चंपत राय वो व्यक्ति हैं जिनका चेहरा आपने डे 1 से देखा है। राम मंदिर में यहां सोना लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब चंपत राय को बताते हुए आपने सुना होगा। उन चंपत राय को कुछ नहीं पता चला। उनके सहयोगी टिन्नू यादव के पास कहा जा रहा है कि संपत्ति बढ़ती चली गई, उनको पता ही नहीं चला। आपको किसी ने नहीं बताया कि इतना पैसा इन लोगों के पास आ रहा है।
क्या ट्रस्ट के किसी भी बड़े अधिकारी को भनक ही नहीं लगी कि दान में चोरी हो रही है? भाई अगर ट्रस्ट के किसी भी अधिकारी को कुछ पता ही नहीं था तो इन्हें तो नैतिकता के आधार पर पहले पद क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए? यह राम भक्तों का सवाल है। क्योंकि इन लोगों को इसीलिए तो ट्रस्ट में बैठाया गया था कि आप निगरानी रखेंगे, आप देखेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो उसको रोकिएगा। एसआईटी जांच कर रही है, उनको 4 दिन में पता चल जा रहा है कि फलाने जगह पैसा है, फलाने जगह प्रॉपर्टी हो गई। इनको कोई कान तक कोई खबर पहुंचाने वाला नहीं था कि देखिए वहां क्या हो रहा है। और सवाल यह भी है कि जिन राम भक्तों के मन में यह सवाल होगा कि क्या बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, उनको अब क्या जवाब दिया जाएगा इस एफआईआर के बाद? कि छोटे छोटे कर्मचारी जो है वो मिलकर सब कर लिए, ऊपर जिनको जिम्मेदारी दी गई थी सब देखने की, उनको कुछ नहीं पता था। अगर बड़े लोगों को बेगुनाह मान लिया गया तो उनके बेगुनाही के सबूत क्या हैं? लोग वो भी तो पूछेंगे कि बड़े लोग इसमें नहीं शामिल हैं, ये किस आधार पे कहा जा रहा है? क्योंकि बॉस एक बात याद रखिए, यहां हम उन प्रभु श्री राम के मंदिर की बात कर रहे हैं, जिन प्रभु श्री राम में सिर्फ किसी एक संदेह के आधार पर किसी ने कह दिया कि भाई माता सीता की अग्नि परीक्षा होनी चाहिए, तो उन्होंने अग्नि परीक्षा के लिए कह दिया था। यह है प्रभु श्री राम का आचरण। तो करोड़ों राम भक्त बड़े बड़े पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों से भी तो अग्नि परीक्षा की उम्मीद करेंगे। आप भी तो साबित करेंगे कि आप इसमें नहीं हैं शामिल। उसके भी तो सबूत आने चाहिए कि नहीं भाई एकदम पाक साफ है। और उससे भी बड़ी बात कि चलिए शामिल नहीं थे, लेकिन जब जिम्मेदारी ही नहीं निभा पाए, जब वहां चोरी ही नहीं रोक पाए, तो छोड़िए पद, फिर किस बात का बैठे हैं आप वहां? लेकिन बैठे हैं, कार्यक्रम में जा रहे हैं। एफआईआर में ट्रस्ट के किसी मेंबर का नाम नहीं है। यह बात लोगों को हैरान कर रही है और इसी बात पर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि विपक्ष को इस बात का मौका मिल गया कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। वो सवाल उठा रहे हैं। सुनिए चढ़ावा चोरी की एफआईआर होने के बाद विपक्ष क्या कह रहा है। शर्म की बात यह है कि वो एफआईआर छोटे छोटे मुलाजिमों के ऊपर दर्ज की गई है। कोई बड़ा नाम नहीं है, ये संभव नहीं है। करोड़ों रुपए की चोरी, हीरे जवाहरात की चोरी, सोने चांदी की ईंटों की चोरी छोटे छोटे मुलाजिम करते रहे और किसी को पता ही नहीं चला। आप सिर्फ ये समझिए, जब भगवान श्री राम के मामले में भारतीय जनता पार्टी का और इनकी सरकार का ये हाल है, तो बाकी जनता और बाकी मामले तो राम भरोसे ही हैं इस देश में। जिस दिन से एसआईटी का गठन हुआ था उसी दिन से ये अंदेशा था कि एसआईटी की टीम जो है बड़े लोगों को बचाने का काम करेगी। आज प्रारंभिक रिपोर्ट में जो एसआईटी की टीम में जिन छोटे लोगों को जो फंसाने का काम किया है, जबकि हकीकत तो यह है कि अगर इसकी अच्छे से जांच की जाए, किसी अच्छे कमेटी से अगर इसकी जांच कराई गई होती, तो मैं समझता हूं कि इसमें बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे और बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एफआईआर होने के बाद अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे, यह तय कर लिया होगा कि किन किन बड़ी मछलियों को बचाना है, किसको फंसाना है, उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी, उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा। यह अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा। लेकिन राजनीति के बीच यह भी देखना होगा कि यह पहली एफआईआर है और अभी एसआईटी की जांच चल रही। एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती और निगरानी के सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए थे। यह भी खबर आई थी कि एसआईटी ने इस मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी कुछ क्लियर कहा जा सकता है। शुरुआती जांच रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती में लगे कर्मचारियों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से उनके संबंधों की भी जांच की गई। यह ध्यान रखना होगा कि सीएम योगी खुद कह चुके हैं कि 15 दिन का इंतजार कीजिए, एसआईटी की जांच के बाद सब क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में सवाल है कि क्या अभी जिन नामों को लेकर कहा जा रहा है कि भाई इन पर एक्शन नहीं हुआ, इन पर एफआईआर नहीं हुई, क्या उनके नाम जुड़ सकते हैं? क्या एसआईटी की रिपोर्ट में उनके नाम हो सकते हैं? क्योंकि यह एफआईआर तो ट्रस्ट ने कराया है। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई ट्रस्ट को पहले ही करा लेना चाहिए था। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन फिलहाल एक एफआईआर हुई है, अब देखिए मामला कहां तक जाता है।